हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को मौलिक क्यों कहते हैं, इनका क्या अर्थ है, इनकी क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या का समाधान भी आवश्यक है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की सीमा पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगाना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। इस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर नियंत्रण लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। आज के युग में कोई भी पॉलिटिकल थिंकर इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार का अर्थ उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब इन अधिकारों को मौलिक कहने के पीछे भी कुछ कारण हैं। उनमें से व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए अर्थात उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिकार बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इन्हें संविधान में भी स्थान दिया गया है और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है। साथ ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। सरकार के द्वारा इन नागरिकों को छीना नहीं जा सकता। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं अर्थात जस्टिशिएबल है। न्यायालय के द्वारा इन अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम लोग भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे इंडियन मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वहाँ से ये शब्दावली ली गई है। भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब ये केवल कानूनी अधिकार है। तो संविधान के द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी व्यवस्था की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार, जैसा कि अभी बताया कि ये अधिकार 1979 में रिमूव कर दिया गया है, अब ये मात्र कानूनी अधिकार है। इसे मौलिक अधिकार से हटाने के लिए इसके पीछे क्या कारण रहे हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब जैसा कि अभी हमने देखा आर्टिकल 12 और 13 जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं, तो इसमें राज्य और कानून की परिभाषा दी गई है। जैसा कि हर अनुच्छेद में एक लाइन रिपीट होती है जिसमें ये कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। अब यहाँ पर राज्य क्या है और कानून क्या है, ये अनुच्छेद 12 और 13 में वर्णित है। आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है और भाग 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिनसे मूल अधिकारों का हनन हो। अब यहाँ राज्य का आशय जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, जिन स्टेट्स को नाम लेते हैं जैसे पंजाब, यूपी, हरियाणा आदि जो राज्य उनसे नहीं है, जबकि यहाँ राज्य का आशय है भारत सरकार एवं संसद, सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि। अन्य प्राधिकारी में CSIR, ONGC, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BCCI, NCERT आदि। तो ये यहाँ पर राज्य का आशय इन 4 निकायों से है। अब आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा दी गई है कि ऐसे कानून जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 26 जनवरी 1950 से पहले भी कानून विद्यमान थे और जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है 1935 का एक्ट, जिसकी बहुत सारी धाराएं, बहुत से प्रावधान एज इट इज़ हमारे संविधान में अपनाए गए हैं। तो अगर वे कानून जो पहले से ही संविधान निर्माण से पहले से विद्यमान थे, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करते हैं तो वे अस्तित्व में बने रहेंगे। इसके विपरीत यदि वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे का ही विस्तार किया गया है। यह आर्टिकल न्यायिक समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वे संविधान से पूर्व बनाए गए कानूनों की व्याख्या करें। साथ ही उन्हें यह भी तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत है या नहीं। अगर प्रोविज़न वर्तमान कानूनी ढांचे के साथ आंशिक या पूरी तरह से विरोधाभासी है तो उन्हें अप्रभावी समझा जाएगा जब तक कि उनमें संशोधन न किया जाए। इसी तरह संविधान लागू होने के बाद कानूनों को उनकी अनुकूलता को सिद्ध करना पड़ेगा कि वे विरोध में नहीं हैं, अन्यथा उन्हें भी शून्य माना जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता, उनका अर्थ और संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको पढ़ा, और साथ ही आर्टिकल 12 और 13 जो राज्य और कानून को डिफाइन करते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो ये आर्टिकल 12 और 13 से ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो सिद्ध होगा। नेक्स्ट वीडियो में राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम की स्टडी करेंगे। थैंक यू।